नमस्कार दोस्तों। जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी के माध्यम से निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 विद्यार्थियों का फ़ोन कॉल मैसेजेस आए थे कि सर मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना उपलब्ध नहीं हो रही है। तो उसका मूल रूप से सारांश वगैरह मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। अपन इस वीडियो में उसी का अध्ययन करेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा का। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में ननिहाल गांव, पदहा जिला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। राहुल सांकृत्यायन का पैतृक गांव कनेला था, यानी इनका मूल गांव था तो कनेला में रहते थे। उनका मूल जो नाम है वो कई बार पूछा जाता है, केदारनाथ पांडे है। इनकी शिक्षा काशी में, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। पहले क्या नाम था? केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं के जानकार थे ये। इसी के कारण इन्हें महापंडित कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन को क्या कहा जाता है? महापंडित। 1963 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोधपरक अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अच्छे से याद रखना, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में है? 6 भागों में। दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, वोल्गा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। ये बहुत अच्छी रचना है इनकी, घुमक्कड़ शास्त्र। साहित्य के अलावा दर्शन है, राजनीति है, धर्म है, इतिहास है, विज्ञान है आदि विभिन्न विषयों पर राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सी लुप्त प्राप्य जो हिंदी की सामग्री है उनका उद्धार करके अत्यंत महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र का इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, यानी घूमते फिरते रहते थे, यायावरी स्वभाव के थे और इनके इससे होने वाले लाभों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य इन्होंने बना लिया, यानी घूमना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। मंजिल इनकी घूमना ही थी। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी होती है। यानी इंसान जैसे जैसे घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, नई नई चीज़ें देखता है, पुरानी पुरातत्व विभाग की जो वस्तुएं हैं वो देखता है, तो नई नई बातें अपने सामने आती हैं, जिससे अपने ज्ञान में वृद्धि होती है, नए स्थलों की जानकारी होती है। साथ ही साथ में दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की भाषा है, वहाँ की कला संस्कृति है, उसका आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की भी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है अपनी रचनाओं में। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के जनजीवन की, तिब्बत की संस्कृति की, वहाँ के लोगों के खान पान के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को मिलेंगी इस पुस्तक में। इनके कुछ महत्वपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। मेरी लद्दाख यात्रा 1926 में, लंका, मेरी यूरोप यात्रा, तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, रूस के 25 मास, किन्नर देश, तिब्बत में 125 वर्ष, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में क्या देखा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाएं अच्छे से याद रखना। ये देखो, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की ये पुस्तक है। वो 1937 ईस्वी में छात्र हितकारी पुस्तकालय दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। ये छात्रों की भलाई के लिए उन्होंने लिखी की थी कि मतलब यात्रा करने से क्या फायदा होते हैं। ये 168 पृष्ठों की इस यात्रा पुस्तक में राहुल जी ने तिब्बत के कई स्थानों का, जैसे लहासा है, यांची है, शिगरजे है, डोर है, कच्छ है, जियनम है, नेपाल है, काठमांडू है आदि की यात्राओं का भी सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इनके 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके हैं। यानी इस रचना के 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। पुस्तक डायरी शैली में लिखी गई है। पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा किस शैली में लिखी गई है, तो डायरी शैली में, तथा चित्रों से भी अलंकृत है। साथ साथ में चित्र भी दिए गए हैं। ये यात्रा साहित्य 5 खंडों में। अच्छा प्रश्न बनता है, मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है, तो
5 खंडों में, अच्छे से ध्यान रखना। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत के पात्र में देखो, लेखक है लक्ष्मी रत्नेन है जो नातीला के, इंची मिंची, सोनम, गैल, मछन, पुण्यध्वज, गेंदुछोफेल, ये है संग, धर्मवर्धन, ये चारों यात्रा में लेखक के साथी थे। ये आदमियों के नाम है, ध्यान रखना। इंची मिंची, सोनम, गैलमंच है और गेंदुन छोफेल, संग धर्मवर्धन, ये व्यक्तियों के नाम है। मतलब तिब्बत में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। ये यात्रा में साथी थे। मेरी तिब्बत यात्रा की समीक्षा। तो देखिए राहुल जी लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी प्रदेश में विचरण करता हुआ गतिशील रह करके वहाँ के जीवन संबंधी अनुभवों को सजोता चलता है और उनके आधार पर इस विषय में अनेक निष्कर्ष या फिर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करता है। इस विधा में विषय की प्रधानता मिलती है और लेखक की आत्मपरक प्रतिक्रिया का स्थान गौण रहता है। यानी ये जो यात्रा वृत्तांत लिखी है इसमें लेखक ने विषय की प्रधानता दी, यानी जहाँ पर गए हैं वहाँ पर किस विषय से संबंधित, किस उद्देश्य से संबंधित गए हैं, वहाँ की प्रधानता मिलती है। और लेखक के अपने अनुभव ने आत्मपरक जो बातें हैं वो बिल्कुल गौण रखी हैं, अपने बारे में बहुत कम लिखा है। मेरी तिब्बत यात्रा 5 खंडों में विभक्त, क्रमशः ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, शक्य की ओर, जोनम की ओर तथा नेपाल की ओर यात्रा वृत्तांत साहित्य। तो 4-5 खंड जो हैं इसके नाम पूछ सकता है। पहला है ल्हासा की ओर, दूसरा है चाड की ओर, तीसरा है शक्य की ओर, चौथा है जोनम की ओर, जेनम की ओर और पांचवा है नेपाल की ओर। ये यात्रावर्त साहित्य है। पांचों के नाम अच्छे से याद रखना, नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न उठाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। इस रचना में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। राहुल जी ने यात्रा स्थलों की सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण न केवल भौगोलिक वरन ऐतिहासिक जानकारियाँ, वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी के साथ साथ इतिहास की जानकारियाँ, नीतियाँ, प्रशासनिक व्यवसाय यानी वहाँ पर क्या उद्योग धंधे थे, भाषा, वहाँ की संस्कृति आदि का वर्णन ऐसे किया है कि कोई भी पहलू इसमें छूटा नहीं है। यानी वहाँ का सभी चारों तरफ का वर्णन किया है। भौगोलिक वर्णन किया है, ऐतिहासिक वर्णन किया है, वहाँ की नीतियाँ और प्रशासन व्यवसाय से संबंधित किया है, भाषा संस्कृति का वर्णन किया है, हर एक पहलू का वर्णन किया है। यात्रा पथ में आने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा, पहाड़, नाले, पशु पक्षी, संपदा, फसलें, लोगों का पहनावा, रीति रिवाज, यानी हर बात का वर्णन राहुल जी ने किया है। खान पान, भाषा बोली, प्रशासन का स्थान आदि नामों की व्याख्या, हर बात का जिक्र राहुल जी ने इस यात्रा वृत्तांत में पढ़ने को हमको मिलता है। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम खंड ल्हासा की ओर में, पहला खंड है ल्हासा की ओर। इसमें उन्होंने आनंद जी को संबोधित करते हुए लिखा। पूछा जा सकता है कि राहुल सांस्कृत्य ने मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड में किसको संबोधित करते हुए लिखा, तो आनंद जी को संबोधित करते हुए लिखा है। संपूर्ण साहित्य के लिए उन्होंने यहाँ के संपूर्ण यात्रा के लिए उन्होंने यहाँ अपने 4 साथियों का चयन किया था। यानी 4 लोगों के ये साथ में गए थे, 4 लोगों का इन्होंने चयन किया। लक्ष्मी स्नेन, पहला इनका लक्ष्मी स्नेन, जिसे नातीलाके के नाम से सब पुकारते हैं। ये एक फोटोग्राफर के रूप में राहुल जी की पूरी यात्रा में साथी बने रहे थे। यानी इसमें अपन ने पीछे पढ़ा था कि वहाँ की संस्कृति, कला संस्कृति, भौगोलिक के साथ साथ चित्रों में भी ये लिखित है। तो फोटोग्राफी के रूप में लक्ष्मी रत्नेन इनके साथ में थे, जिसको तिब्बत में मतलब नातीलाके के नाम से पुकारा जाता था। ये फोटोग्राफर के रूप में राहुल सांस्कृत्यायन की पूरी यात्रा के साथी बने रहे। और दूसरे साथी इंची मिंची नामक एक जरूरी थे, एक इंची मिंची थे जो कि खच्चरों की सेवा में निपुण थे, यानी खच्चर चलाते थे। तीसरे साथी खबरों के सरदार थे, यानी वो वहाँ की जानकारियां रखते। मो नम गैल मैं छन पुण्यध्वज इनका नाम था। ये हथियार युक्त होकर के रक्षा का कार्य संभालते थे। चौथा जो साथी था वो गेंदुन छोफेल संग धर्मवर्मन, जो एक चित्रकार तथा न्यायशास्त्र का ज्ञानी था। ये चौथा व्यक्ति चित्रकार भी था और न्यायशास्त्र का भी जानकार था। इन चारों के साथ में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा है वो पूर्ण की है। इन चारों के साथ में तिब्बत यात्रा उन्होंने पूर्ण की थी, शुरू कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम खंड में सबसे पहले इन्होंने नालंदा गए।
सबसे पहले कहाँ पर गए थे पूछा जा सकता है तो नालंदा। वहाँ के विश्वविद्यालयों को देख करके तथा उनके इतिहास का अध्ययन करके वे पायासे के लिए रवाना हो गए, यानी अगला स्थान उनका कौन सा था, पायासे। और वहाँ से पाबे गए और पाछब से सर बुम्पा मठ में गए। और यह है मठ दीपंकर ज्ञान के प्रशिक्षे पंडित सबरा के सबरा का निवास स्थान था। ये जो मठ था, वहाँ से वे फंदा गांव गए और वहाँ से ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट पर वहाँ से रेडिंग गए और इसके पश्चात वे फूंदो के घाट तथा गंदन छोकोर व ब्रग गेरब गए तथा 8वें दिन वह पुनः लासा लौट आए। इस प्रकार से 8 दिन की इन्होंने यात्रा की और इन सभी स्थानों की भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी का अध्ययन इन्होंने किया। ये पहले खंड का। दूसरे खंड में उन्होंने ज्ञानची जाने का निश्चय किया तथा वहाँ 1 सप्ताह ठहराव भी किया था ज्ञानची में। वहाँ से वे वेवशिबू तथा शिगरचे की ओर गए थे। वहाँ के मंदिरों और चित्रपटों को देख करके बहुत प्रभावित हुए थे। ये दूसरे खंड में गए थे ज्ञानची। तीसरे खंड में है शक्य की ओर चले थे। राहुल जी के द्वारा शिगरचे छोड़कर डोर की ओर जाने का निर्णय किया। डोर में वे 7 दिन तक रुके और वहाँ के पुस्तकालय से काफ़ी पुस्तकें प्राप्त की और फिर वे शक्य की ओर रवाना हो गए। फिर वहाँ से कहाँ चले गए थे, शक्य की ओर रवाना हो गए थे। चौथे खंड में है वो शक्य को छोड़ करके जैनम की ओर रवाना हो गए और यात्रा में होने वाली कठिनाइयों का तथा उन्होंने सूक्ष्मता से जो रास्ते में कठिनाइयाँ हुई थी उनका इन्होंने सूक्ष्मता से वर्णन किया। और स्वयं की बुखार के कारण अस्वस्थ भी हो गए थे, यानी स्वयं की इनके बुखार हो गई थी जिसके कारण राहुल जी बीमार हो गए थे। 5वां जो खंड है इसमें नेपाल की ओर में पहले वह जैनम से डोरगांव होते हुए काठमांडू गए तथा अंत में यात्रा का पूर्ण करके पटना वापिस आ गए थे, यानी बिहार अपने भारत आ गए थे। राहुल जी की तिब्बत जो यात्रा का उद्देश्य है वहाँ की ऐतिहासिक सामग्री की खोज एवं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना है, जिसका राहुल जी ने स्वयं वर्णन किया है कि मैंने देखा कि भारतीय दार्शनिकों के अनेक ग्रंथों के अनुवाद तथा भारतीय बौद्ध धर्म की बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री मुझे तिब्बत जाने से ही मिल सकती है। तब मैंने निश्चय कर लिया कि पहले मैं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन समाप्त करके तिब्बत अवश्य जाऊंगा और तिब्बत संबंधी उनकी यात्राएं मनोरंजन के अलावा सत्यान्वेषण एवं भूगोल संबंधी अन्वेषण तथा मनोरंजन के लिए नहीं होंगी। यानी इनका मकसद कोई घूमना नहीं था, मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि वहाँ पर वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का ऐतिहासिक परिवेश, वहाँ की कला संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना था, बल्कि यहाँ साहित्य के समुचित अध्ययन, भारतीय साहित्य और बौद्ध धर्म के अध्ययन संबंधी सामग्री एकत्र करने के लिए हुई है। ये यात्रा इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए की थी। ल्हासा की यात्रा के संबंध में उन्होंने लिखा है कि लगभग 150 के लगभग लंका तथा तिब्बत, मंगोलिया, साइबेरिया तक में छिपी और लिखी पुस्तकों का संग्रहण किया है, यानी 150 पुस्तकें इन्होंने संग्रहण की थी। इस प्रकार से राहुल जी की तिब्बत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का संग्रहण करना था। पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, राहुल जी ने वो यात्रा क्यों की? तो बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथों संबंधी उनका ग्रंथों का संग्रहण करना, जो कि संभव हो सका, और उसे वहाँ से स्वदेश लाने में अथक परिश्रम किया था। यानी वहाँ से ये ग्रंथ है, बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ है, वो अपने भारत देश में लाए थे। राहुल जी यात्रा विवरणों में केवल प्राकृतिक दृश्यों और स्थलों के आकर्षण वर्णन को ही महत्व नहीं देते थे। उनकी दृष्टि से किसी भी देश या स्थान का वर्णन करते समय उस देश के भूगोल, वहाँ का इतिहास, प्रकृति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का सूक्ष्म विवेचन भी आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था। यानी हर बात का उन्होंने बहुत ही बारीकी से लिखा है, विवेचन किया है। मेरी तिब्बत यात्रा में उन्होंने तिब्बतीय समाज और ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया, साथ ही साथ तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था भी बताई कि तिब्बत में कैसा धर्म चलता है, वहाँ पे क्या क्या प्रथाएं, क्या क्या परंपराएं, क्या क्या रीति रिवाज चलते हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की वेशभूषा यानी वहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है तिब्बत। लेखक ने तिब्बती लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिरों का भी वर्णन किया है। तिब्बत की नारी समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है
कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज़्यादा है। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वहाँ की प्रथा के अनुसार, यानी तिब्बत की जो परंपरा है, समाज की रीति रिवाज है, उसके अनुसार सभी भाई की एक पत्नी होने के कारण, यानी सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है तिब्बत में। इनके कारण अनेक जो लड़कियाँ होती हैं, जो पीछे लड़कियाँ बचती हैं, यानी अविवाहित लड़कियाँ रह जाती हैं, वो सारी की सारी बौद्ध भिक्षुणियाँ बन जाती हैं। इसलिए भिक्षुणियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। राहुल जी के यात्रा वर्णन एवं विवरणों के पीछे एक कलाकार का हाथ एवं विचार का मस्तिष्क भी है, जो समाज के नव निर्माण का सर्वत्र संकेत करता है। वस्तुतः राहुल जी के लिए यात्रा जीवन दर्शन से कम न थी, और उनका यात्रा साहित्य समग्र जीवन की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है। उनके लिए प्रकृति सजीव है, यात्रा में मिलने वाले व्यक्ति स्वपन है, यानी प्रकृति है वो तो सजीव है, बल्कि यात्रा में मिलने वाले व्यक्ति एक स्वपन की तरह थे, यानी अब मिले और बिछुड़ गए। वे देश की एकता का साक्षात्कार करते हैं और देश विदेश में बिखरे इतिहास को, संस्कृति, सभ्यता और समाज को चित्रित करते चलते हैं। राहुल जी सच्चे साहित्यिक यायावर हैं, यानी घुमक्कड़ हैं, और उनकी यात्राएं अनेक प्रकार के समृद्ध साहित्य की खोज, कला का निर्माण, सद्भावनाएं और देश विदेश के अद्भुत दृश्य, रीति रिवाजों आदि से भरी पड़ी। यानी इनकी जो रचनाएं हैं उन सभी में वहाँ के देश, यानी दूसरा जो देश है वहाँ का समृद्ध साहित्य है, वहाँ के सत्य की खोज की है, कला का निर्माण कैसे किया है, वहाँ के लोगों में सद्भावनाएं कैसे पैदा हुई है, और देश विदेश में अद्भुत दृश्य और वहाँ के रीति रिवाज आदि से भरी पड़ी। मेरी तिब्बत यात्रा वर्तमान में महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला है, देखिए, अपने राम ने कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए तो फिर उसे हाथ नहीं लगाना है, यानी एक बार कोई पुस्तक खो जाए तो उसको दोबारा नहीं ढूंढना। सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं, शायद इतनी झूठ कथाएं और जगह नहीं मिलेंगी जितने धर्म के दरबार में हैं। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक होता है। शक्के से मिली 13 मूर्तियों और एक तालपत्र पोथी के बारे में दिक्कत यह थी कि नेपाल सरकार ने देश से बाहर मूर्ति और पुस्तक आदि ले जाना निषिद्ध कर रखा था, वरना वो वहाँ से 13 मूर्तियाँ और एक तालपत्र भी लाने वाले थे। नेपालियों को ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में सभी लोग उन्हीं की तरह 3.5 ही हाथ के नहीं होते, यानी 3.5 हाथ के नहीं होते। नेपालियों को ये ध्यान रखना चाहिए। उन पर मतलब एक व्यंग्य किया है। हमारे यहाँ बहुत लोग भी हैं जो हिंदू और बौद्ध दोनों भाई हैं, कहने की गलती करते हैं किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्ध दोनों के साजे हैं, यानी जो हिंदू जो शब्द है वो ब्राह्मण धर्मियों को और बौद्ध दोनों के साजे हैं। भली शायद हो या फिर बुरी, हमारी यात्रा तो 22 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। अपने आप को राहुल जी ने इस प्रकार से तिब्बत यात्रा के लिए कहा है। यह मुख्य मुख्य पहलू हैं। 5 खंडों में तिब्बत यात्राएं संकलित है, और वहाँ की कला संस्कृति है, वहाँ का रीति रिवाज है, वहाँ की भौगोलिक परिवेश है, इतिहास है, इसके बारे में राहुल जी ने अपने को बहुत बारीकी से बताया है। आशा करता हूँ कि मित्रों आपको ये रचना पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और नेट JRF दोनों के लिए उपयोगी पुस्तक है।